नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया 2026 की शुरुआत से ही कुछ घूमने सी लगी है। और घूमने से मेरा क्या तात्पर्य है वो आप समझ सकते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात तो दूर, पूरे वर्ल्ड में एक टर्माइल की स्थिति आ गई है। और अब स्थिति यहां तक है कि अमेरिका पूरी दुनिया को कह रहा है, आप अपने बिजनेस को देखिए, आप अपने काम को देखिए। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में युद्ध रोकने की बात कर रहे थे, वो एक स्थापित सरकार को गिराते हैं, उसके मुखिया को बंदी बनाते हैं और ले आकर के अपने सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाते हैं। मुकदमा क्या है और उसका अपराध क्या है, अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है कि क्या क्या चार्जेस लगाए जाएंगे। मतलब नौ साम्राज्यवाद की एक झलक 2026 के 6 दिन के भीतर ही दिख गया है। और सवाल अगर रूस और चीन उठा रहे हैं, या चीन कह रहा है कि अगर हम ताइवान पर हमला करें तो अमेरिका किस मुंह से हमें रोकने आएगा, और व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि जेलेंस्की को उनके घर से अगर हम उठा लाएं तो अमेरिका और यूरोप को क्यों मिर्ची लगेगी। मतलब और मैंने समझिए, विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है। आज इसी मुद्दे पर भारत के संदर्भों में इस पूरे वैश्विक घटनाक्रम को हम देखेंगे, जानेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि रमेश चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से वो जुड़े हुए हैं। और इसलिए उनकी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा और उनके दृष्टिकोण पर और उनकी परख पर अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ओवर टू यू सर। पहला सवाल तो आपसे यही है कि ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है 2026 के शुरुआत में, किस बात की ओर ये संकेत कर रहा है? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? नमस्कार दिवाकर जी और आपके हार्ट टॉक चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आपने शुरुआत में एक अच्छी पृष्ठभूमि बनाते हुए इस चीज को स्पष्ट कर दिया है। ये दुष्यंत कुमार याद आते हैं, कहाँ तो तय छा चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो कहाँ, जैसे आपने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि दुनिया में शांति होगी और स्वयं जो है अशांति फैलाने निकल पड़े हैं। 2026 को समझने के लिए 2025 को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अधिकांश बातें 2025 और 24 के गर्भ से उपजी हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेकर ट्रम्प ट्रम्प 2.0 आते हैं। आने के बाद ट्रम्प मल्टीलैटरलिज्म की वकालत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मल्टीलैटरलिज्म के उस आदर्श को, आइडियल को पीछे छोड़ते हुए, साइड में करते हुए एक तरफा ट्रेड वॉर और ट्रेड टैरिफ में चले जाते हैं। वो जितनी भी अलायंसेस अमेरिका से स्टेबल थी, उन सब में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप के व्यवहार और एक तरफा निर्णयों की वजह से तनाव निर्माण होता है। वो चाहे नेटो के कमिटमेंट्स थे जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला देता था, वो साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को भी देता था, वहां भी तनाव निर्माण होता है। वो यूक्रेन का जो चलता हुआ यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बड़े अजीब ढंग से हैंडल करने की स्थिति में आते, कभी राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं, कभी जेलेंस्की से मिलते हैं और उनसे उलझते हैं। एशिया में अगर देखें तो भारत जैसे अपने एक अच्छे पार्टनर से ट्रंप तनाव निर्माण करते हैं, टैरिफ बढ़ाते हैं, 50% टैरिफ लगाते हैं। भारत पाकिस्तान के जो तनाव हुए, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, उसमें भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की भूमिका में आके खुद ही ट्विटर पर घोषणा करते हैं कि मैंने शांत करवाया। तो पश्चिम एशिया में आप देखिए तो वहां सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट को देखिए जिस तरह से हैंडल हुआ। एक तरफ समझ में नहीं आता, अमेरिका आतंकवाद मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है या फिर आतंकवादियों की लीडरशिप में सरकारें बनवाने के लिए। उसका उदाहरण अफगानिस्तान और सीरिया है। जो अभी के राष्ट्रपति हैं वो पूर्व में इसी तरह का एक संगठन लीड करते थे।
तो ये हम देखते हैं कि एक तरफ ट्रेड वॉर, व्यापारिक जगत में एक तरफ आर्थिक मंदी अमेरिका झेल रहा है हमें, और दूसरी तरफ अमेरिका बाहर उलझता जा रहा है। इसमें अमेरिका की अपनी आवाज क्या है समझ नहीं आ रही है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तिगत निर्णय है जो दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर ला रहा है? और ध्यान रहे, द्वितीय विश्व युद्ध भी कुछ नेताओं के इसी तरह के ईगो और गलत लिए गए निर्णयों की वजह से हुए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। 4-5 नेताओं के ईगो, अपने हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, और यहाँ अमेरिका के रूजवेल्ट रूज़वेल्ट। और चर्चिल जैसे नेताओं के अपने ईगो और उनकी गलत नीतियों के कारण दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध भी ऐसे ही हुआ था हुँ। कि जब ऑस्ट्रिया और उसके पड़ोसी देश के छोटे-छोटे देशों के कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी शक्तियां उतर गईं। प्रोफ़ेसर साहब, तो क्या आप मानते हैं कि हम विश्व युद्ध के मुहाने पर वास्तव में खड़े हो गए हैं? नहीं, अब स्थितियां बदली है, विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन हाँ, जरूर ये होगा कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स भी बदलेगी, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो अपना एक फ्रेमवर्क है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो स्वरूप है, वो बदलेगा अब। हुँ। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पर धत्ता बताते हुए जो यूएनओ है, उसमें ऐसा लग रहा है यू फॉर यूएस एंड एनओ, नो फॉर अदर्स। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कहीं पर कि वैश्विक संस्थाएं जो मल्टीलैटरलिज्म प्रमोट करने के लिए, जो दुनिया में एक व्यवस्था लाने, शांति स्थापित करने, आपसी संबंध और सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करने के लिए जो बना था यूएन, कि वो रोकेगा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की नीति को प्रमोट करेगा। तो यहाँ अमेरिका एक तरफा निर्णय ले रहा है, बिना किसी राय के, बिना किसी संकोच के। तो ये तो उस स्थापित ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को कहीं न कहीं से पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि ये आपने भी इंगित किया कि चाइना कह रहा है कि अगर हम इसी तरह से ताइवान को ले लें, चाइना इसी तरह अगर लाओस को ले ले, चाइना इसी तरह, चाइना का इस समय दुनिया के 14 देशों से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, और लगभग 24 देशों से किसी न किसी प्रकार से चाइना कॉन्फ्लिक्ट में है। और उनमें से अगर भारत छोड़ दें, तो और कोई भी देश ऐसी स्थिति में नहीं है जो चाइना से कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल, मुकाबला भी कर जी, पाएगा। बिल्कुल सही। अब यही बात रशिया की देखें, तो रशिया इस समय चाहे तो 4-5 यूरोपीय देशों पर कब्जा कर ले, उस स्थिति में है। तो लेकिन क्या इससे विश्व की समस्याएं हल होंगी? विश्व की जो मुख्य समस्याएं, तृतीय विश्व युद्ध होगा भी तो ये मानवता के हित में नहीं। जैसे पहले भी यूरोपीय शक्तियों ने यूरोप में ही लड़ा, बहुत आशंका है कि इस बार भी यूरोप में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि चाइना और भारत जैसे देश जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वो कहीं कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस पूरे मुद्दे को अब भारत से रिलेट कर दें, और आपने उस तरफ इंगित भी कर दिया जिसकी मैंने शुरुआत की थी, भारत को भी ट्रंप निशाने पर ले रहे हैं नए अंदाज में। बिल्कुल आज और 48 घंटों के घटनाक्रम पर हम जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी हमें खुश करना चाह रहे थे, लेकिन तेल की पॉलिसी जिस पर वेनेजुएला की जो उन्होंने जो भी स्थिति बना दी है, वो पॉलिसी को लेकर के वो त्योरियां तो चढ़ा रहे हैं भारत के खिलाफ भी। वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या? और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वो जो प्रयास कर सकते हैं, वो ऑर्डर किस तरफ जा रहा है? देखिए, ऑयल पॉलिटिक्स जो है, अमेरिकन पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा एक प्रभावकारी कारक है, या विश्व राजनीति उसी तरह से है। वो एनर्जी पॉलिटिक्स जो है बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। वेनेजुएला सऊदी अरेबिया के बाद द्वितीय सबसे बड़ा एक ऑयल रिजर्वायर वाला देश है, जिस पर 20%। अमेरिका की बहुत पहले से नजर है। लेकिन भारत ने जिस तरह की अपनी नीति बनाई, भारत ने मल्टीलैटरलिज्म और अपनी ओपन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की नीति अपनाई, हमेशा से अपनाई, नाम के बाद से ही, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बाद से ही। और इस सरकार में उसे और सशक्त ढंग से भारत ने कहा कि हम कोई फेंस सीटर नहीं है, हम अपनी जमीन पर खड़े रहेंगे और अपनी नीतियां खुद तय करेंगे। कोई भी ग्लोबल खलीफा आके हमें ना बताए कि हमारी नीति क्या होगी। हमारे अपने हित रहेंगे, और हम अपने हितों के आधार पर लोगों से दोस्ती या फिर दूरी तय करेंगे। बिल्कुल। और हम किसी से शत्रुता के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जी, जी।
इसलिए आप भारत को दे, और भारत इस बात को समझता है कि जो ऊर्जा के नाम पे संघर्ष होगा, जो ऑयल के नाम पे अगला संघर्ष होने वाला है, उससे बचने का एक रास्ता है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाइए। हम्म, भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स हम्म, पर जो डिबेट आज पूरी दुनिया में छेड़ा है, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ। पहले चाइना ही इसमें पूरी तरह से लगा था, लेकिन भारत ने जिस तरह से अपनी नीतियों में बदलाव लाया, जिस तरह से इसमें बजटरी प्रोविजन किए हैं, जिस तरह से साइंटिफिक लेबोरेटरी स्टैब्लिश करने की घोषणा की है, तो अब ये दुनिया को लगने लगा है कि भारत आने वाले दशक में जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा होगी, चाहे वो पवन ऊर्जा होगी, या अन्य हमारे स्रोतों से आई हुई एथेनॉल या उससे वैकल्पिक बैटरी की ऊर्जा हो, हम्म, इस ऊर्जा की तरफ अगर भारत बढ़ जाएगा, हम्म, तो फिर उसकी डिपेंडेंसी जो जो हम 80% ऊर्जा एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, खासतौर पर ऑयल पर, हम्म, वो घटेगी। वो घटेगी तो एक तो हमारा पैसा भी बचेगा, पे आउट्स बचेंगे, जो हम अपनी आर्थिक समृद्धि में और अन्य चीजों में, अपने शिक्षा स्वास्थ्य जैसी अन्य चीजों को और मजबूत करने में लगा पाएंगे। हम्म, दूसरी तरफ हम ऑयल पॉलिटिक्स का शिकार होने से बच पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम्म, ऑयल पॉलिटिक्स का हम शिकार होने से बच पाएंगे और भी ज्यादा स्वतंत्र रह पाएंगे। हाँ, ऑयल पॉलिटिक्स में अब यहाँ पर आप देखिए, साथ ही ईरान से भी तनाव बढ़ा दिया फिर से। हम्म, ईरान में भी आंदोलन शुरू हो गए अचानक से, और रशिया ने अपने स्पेशल फाइटर प्लेन्स ईरान में रख दिए हैं, स्टेशन कर दिए। 3 से ज्यादा बड़ी रशिया ने ट्रूप्स वहां पर वेस्ट एशिया में इस समय अपनी रख दी है। वो जानता है कि तनाव कभी भी एस्केलेट हो सकता है किसी भी लेवल पर। लेकिन ये कंसिस्टेंट तनाव का दौर अब गया। अब ये छापेमारी टाइप के तनाव का दौर आ गया है हम्म, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जो बहुत प्रसिद्ध नहीं था इस बात के लिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति ये नहीं होता था कि छापेमारी की जाए। बहुत ये जल्दी नॉन जल्दी स्टेट एक्टर्स कार्रवाई किया होगी। करते थे। जी जी जी। ये नॉन स्टेट एक्टर्स किया करते थे, चाहे आतंकवादी सरगना हो, चाहे अपराधी सरगना हो, राइट छापेमारी जैसी कार्रवाई। राइट। लेकिन अब जब सॉवरेन स्टेट छापेमारी करने लगेंगे, तो फिर संकट आएगा। और भारत को लेकर अमेरिका और खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप ये उतार चढ़ाव की नीति पर चलते हैं। हम्म, आप ये समझिए कि एक तरफ आर्थिक रूप से भारत और अमेरिका में तनाव पिछले 1.5 साल में बढ़ा, हम्म, लेकिन जी। और ये आप देखिए कि रक्षा और सामरिक सहयोग पिछले हम्म, जब हमने एनएसएसपी की पॉलिसी अपनाई, नेक्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जब प्रणब मुखर्जी जी उस समय रक्षा मंत्री थे, उसी समय से ये चीज बढ़ी। भारत की नई सरकार आई, उसने और रक्षा एग्रीमेंट साइन किए। अमेरिका ने मान्यता भी दी भारत को एक सिविल न्यूक्लियर पावर के रूप में। हम्म, तो वो चीजें हमारी अमेरिका से मजबूत ही हुई। अभी भी हमारे जॉइंट एक्सरसाइजेस चलते हैं। अमेरिका के साथ हो रही हैं। तो हम्म, ऐसा नहीं है कि हर एक पक्ष में भारत अमेरिका का तनाव है। ये किसी लीडर का अपना एक व्यक्तिगत एम्बिशन या व्यक्तिगत तनाव हो सकता है, जो बिल्कुल सही। उतार चढ़ाव की तरफ ले जा रहा है। नहीं, मोर और लेस भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों में हम्म, लोकतंत्र बहुत सुदृढ़, बहुत मैच्योर है, हम्म, और दोनों जगह नागरिक भी बहुत बिल्कुल संवेदनशील है लोकतंत्र और उसकी प्रक्रियाओं को लेकर। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए ट्रम्प ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो भी कहें, लेकिन उससे आप ध्यान दीजिए, एक भी नीतिगत परिणाम नहीं बदले होंगे। बिल्कुल। जो भारत को आर्थिक पक्ष छोड़ दें, अगर हम्म, सैंक्शन छोड़ दें, तो दूसरा कुछ वो लेजिस्लेचर तक नहीं ले जा सके हैं। हम्म, बाद इसका में उन्हें मजबूर होकर H1 वीजा वगैरह की नीतियों पर अब स्वयं पुनर्विचार कर रहे हैं। जी उनको करना क्योंकि पड़ेगा क्योंकि भारत के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और खास करके यहाँ के जो लोग हैं जाकर के उनका पूरा सिलिकॉन वैली तो भारत ही संभाल रहा है। इतनी बड़ी मूर्खता भी वो शायद ही करेंगे। माफ करिएगा मुझे ये शब्द कहना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इंडिया के संबंध में बोल चाहे जितना लें अपने ट्रुथ सोशल पर, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है और कोई एस्केलेशन जैसी स्थिति नहीं है। या जैसी सोशल मीडिया पे भी बात चलती है कब मोदी को धमकी दे रहे हैं। सवाल ये है, अभी आपने एक बात कही थी, कुछ सीरियस मुद्दों पर आपसे हम बात कर रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म की तरफ अगर हम जाएं तो यूनाइटेड नेशंस में सुधार की जरूरत है। और ऐसे में भारत की भूमिका को आने वाले या इस 2026 से जो शुरू हो रहा है उसमें भारत की जो कूटनीति है अपने पक्ष में
माहौल बनाने के लिए क्या ये कुछ कारगर दिखती है? जयशंकर जी के प्रयास कारगर दिखेंगे या मोदी का विजन कुछ समझ में आ रहा है आपको कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी मेंबरशिप की तरफ बढ़ें? जी। अ, इसके दो दो तीन बिंदु जी। लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता है और ये आवाज पिछले 2-3 दशकों से चल रही है, भारत उठाता रहा है। आज भारत इस स्थिति में है कि उसकी क्रेडिबिलिटी खासतौर पर G20 की जैसी समिट सफलतापूर्वक आयोजित करने और एक कॉमन कंसेंसस, कॉमन एजेंडा घोषित करवाने में सफलता हासिल करने के बाद भारत की जो ग्लोबल इमेज है, एक ऐसे देश की बनी है कि जो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की क्षमता रखता है। हम्म, एक तो ये कि यूनाइटेड नेशंस में 2 प्रकार के सुधार की जरूरत है। हम्म, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में हम्म, वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, संरचनात्मक, और दूसरा फंक्शनल रिफॉर्म, हम्म, कार्यात्मक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य पद्धति में रिफॉर्म की जरूरत है। उसकी कार्य पद्धति अभी तक जो है कि जनरल असेंबली में तो मेजॉरिटी वोट से कुछ पास हो जाए, लेकिन अगर वो सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो तो वो कहीं न कहीं से जाके फेल हो जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि वहां विश्व के 5 देश चीन, रूस, फ्रांस, यूके, यूएसए बैठे हुए हैं और ये अगर उनकी पॉलिटिक्स को नहीं सूट करता तो वो तुरंत उस चीज को वीटो कर देते हैं। तो कार्य पद्धति बदलनी चाहिए कि 5 देश मिलकर दुनिया के 193 देशों का भविष्य इस तरह से बनाने बिगाड़ने का कार्य ना करें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब हम करेंगे यूएनओ का, तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़े। और आप देखिए दुनिया की आबादी आज 930 बिलियन के ऊपर पहुंच रही है, तो 930 करोड़ की ऊपर की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों की देखिए, चाइना छोड़ दीजिए तो बाकी देशों की सबकी जनसंख्या बाकी चारों की जोड़ लें तो 100 करोड़ भी नहीं होगी। बिल्कुल। वहां भारत जैसे देश जिनकी जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर आज हो गई है, उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं। ब्राजील जैसा बड़ा देश जो लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका जैसा देश, उसका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। जर्मनी जैसा देश जो यूरोप की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशंस में आपको आज की स्थितियों को देखते हुए ये 1943 में तय हुई स्थितियां जो थी, जब बन रहा था यूएन अटलांटिक चार्टर आया और 1945 में यूएनओ का जन्म होता है, वहां से दुनिया आज 80 साल आगे निकल चुकी है। राइट। तो आप 80 साल पहले के नियम, निजाम और संस्थाओं को 80 साल बाद की रियलिटी पर नहीं लागू कर सकते। और खास तौर पर तीसरा पहलू इसका जो है कि दुनिया में होने क्या वाला है अब। बिल्कुल। चुनौतियां हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी साल पेरिस में एआई एक्शन समिट हुई 2025 में, जिसमें एक होलसेल ट्रांसफॉर्मेशन की बात उभर कर आई है कि अब देशों को, समाज को और अर्थव्यवस्था को एक होलसेल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना होगा। डिजिटल सॉवरेनिटी जैसा शब्द अब आ गया है कि डिजिटल सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन, आर्थिक रूप से लोगों का प्रोटेक्शन। आज जिस तरह से लोगों को डिजिटली बंदी बना लिया जा रहा है, लूट ले रहे हैं, उस पर कोई अभी नॉर्म नहीं है। और एक न्यू नॉर्मल की बात चल रही है कि अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें नॉर्मलसी नहीं बची है, इसलिए एक न्यू नॉर्मल की बात होनी चाहिए जहां पर इंटरनेशनल लॉ, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, उसको कुछ नख और दांत भी दिए जाएं। इट्स अ टूथलेस टाइगर। राइट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ टूथलेस टाइगर। राइट। कि वो अपनी, ऐसा नहीं कि उनमें क्षमता नहीं, यहाँ उनकी क्षमता का आकलन नहीं हो रहा है। यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक जजमेंट देती है और देश कहते हैं हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। सही बात। खत्म। तो वहां राष्ट्रीय न्यायालयों के जैसा कोई आप अदालत की अवमानना का मामला नहीं बन जाता, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको वहां भी देखना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और उसे लागू करने के लिए भी मैकेनिज्म तैयार किए जाए। जिस तरह से इंटरपोल जैसा मैकेनिज्म सामने आया तो अपराध नियंत्रण, नार्को ट्रेड नियंत्रण में काफी मदद मिली देशों को, क्योंकि उसमें एनफोर्सबिलिटी है चीजों की, कानूनी समर्थन उसका। वैसे ही इंटरनेशनल लॉ को भी एक ग्लोबल लॉ मानते हुए उसको एनफोर्सबिलिटी देनी पड़ेगी।
आगे दुनिया स्पेस रेस में फिर से शामिल हो सकती है। राइट। तो सीधे युद्ध तो बहुत कठिन है, क्योंकि ये बहुत डैमेज करेगा अर्थव्यवस्थाओं को। लेकिन एक शंका जरूर इसमें आई है कि अब अमेरिका की इस एक्शन ने, जो उन्होंने वेनेजुएला में लिया, जिस तरह से उनके राष्ट्रपति का अपहरण किया, एक बात को शंका को जन्म दिया है देशों में कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो आप असुरक्षित हो। बिल्कुल। और यही बात आप देखिए, बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया में हिम्मत नहीं है इनकी जाने की, हम्म, या किसी की भी हिम्मत नहीं है नॉर्थ कोरिया में जाने की। उन्होंने वैध अवैध जिस भी तरीके से न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर ली है, और वो धमकाते भी रहते हैं वहां के तानाशाह। तो ये जो एक गलत मैसेज दुनिया में जा रहा है कि आपको मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अपनी सॉवरेनिटी सिक्योरिटी बचाए रखने के लिए, अपने रिसोर्सेज लूट से बचाने के लिए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक हथियारों की होड़ फिर होड़ से बढ़े। बढ़े। बिल्कुल। और आप जानते हैं हथियारों की सबसे बड़ी इंडस्ट्री किन देशों में है? सही बात, सही बात। जिसमें अमेरिका तो कहीं ना बहुत कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, और इस पे हम और कभी चर्चा करेंगे, चूंकि अभी पूरे वैश्विक परिदृश्य पर हम जा रहे हैं। सीधा हम भारत पर चलते हैं। भारत के पड़ोस से लेकर के अगर हम देखें तो चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ तक कि नेपाल, मालदीव तो खैर कुछ शांत है, ये सब कुछ ना कुछ तो त्योरियां चढ़ा रहे हैं। क्या देख रहे हैं 2026 में हम इनको समायोजित कैसे करें? ये बहुत बड़ी चिंता है, और जिसको आपने प्रश्न के रूप में रखा है, अच्छा प्रश्न है ये। आप दक्षिण एशिया की राजनीति देखिए तो पिछले 2 दशकों में अस्थिरता की तरफ ही बढ़ी है। हम्म, अस्थिरता की तरफ इसलिए बढ़ी, ऐसा लगा था एक समय कि श्रीलंका में जो उग्रवादी एलटीटी था, उनके समापन के बाद अब शांति श्रीलंका में आएगी। हम्म, लेकिन उनकी गलत आर्थिक नीतियां या गलत समय पर लागू की गई सही नीतियां, जैसे कृषि क्षेत्र की, वहां विद्रोह को जन्म दिया। हालांकि वो विद्रोह का कारण हो सकता है, विद्रोह की पृष्ठभूमि कहीं और कोई देश तैयार कर रहा है। राइट। और यही चीज हुआ जब नेपाल में, यही चीज हुई पाकिस्तान में, यही चीज हुई बांग्लादेश में। अब आप देखिए मालदीव में यही हुआ। अच्छा, इन सब के पीछे अगर एक नाम देखें तो इन पांचों देशों को, उस 5 अल्फाबेट वाले नाम के देश ने, चाइना ने कहीं न कहीं से अस्थिरता करने में भूमिका निभाई। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इन देशों में ले गए। उनको पहले कहा कि हम ब्याज मुक्त लोन दे रहे हैं, बाद में बोले ऐसे नहीं होगा, हमें ब्याज चाहिए अपने पैसे पर। उन देशों के पास इतना पैसा नहीं कि वो आपका ब्याज भी लौटा सकें। जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया श्रीलंका में, पहले बोले आपको फ्री एक्सेस है, फिर बोले चार्ज करेंगे। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गई पॉलिसी। नेपाल में चाइना ने, जो नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है, वहां काफी पैठ बनाई। तो कुछ जगहों पर चाइना, भारत में चाइना घुसपैठ करता है, लेकिन इन जगहों पर नीतिगत पैठ करता है। पाकिस्तान शुरू से ही सिर्फ भारत के विरोध में रहने के लिए चीन की तरफ एकदम से झुका रहता है, चीन की नीतियां मान के चलता रहता है, सिर्फ इसलिए कि भारत का वो विरोध कर सके, और भारत का एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स तैयार कर सके। नेपाल थोड़ा सा असहज हुआ, उसके कारणों में जाना पड़ेगा कि एक तो वहां सामाजिक असंतोष पहले से ही था। पहाड़ी और तराई का जो समाज है, पहाड़ी भाग का नेपाली और तराई भाग का नेपाली, इनमें थोड़ा सा भाषागत अंतर, इनकी संस्कृतियां थोड़ी सी अलग है। तराई के लोगों की संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका समाज व्यवस्था यूपी बिहार और बॉर्डर वाले राज्यों से ज्यादा मिलती है। चीन में, चाइना ने जो वन चाइना पॉलिसी, एक बड़ा विजन रखा है चाइना के सामने, जैसे ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसी पॉलिसी रखी, जी जी जी, चीन ने मेक चाइना, वन चाइना पॉलिसी रखी। तो ये वन चाइना पॉलिसी काफी खतरनाक है, जिसमें वो लगभग पूरी दक्षिण पूर्व एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को कब्जा लेना चाहते हैं। जी जी। तो उसी का एक परिणाम है कि मालदीव में भी जब सरकार परिवर्तन होता है तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, जिनकी पुष्टि तो नहीं हो सकी, कि वहां जो इब्राहिम की लीडरशिप आई, जो वो लीडर स्वयं कहीं न कहीं से चाइना से प्रभावित व्यक्ति है। श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट बनता है वो कम्युनिस्ट व्यक्ति है।
नेपाल में जो जैसे तैसे चल रही थी सरकार, वहां के कम्युनिस्ट भाग खड़े हुए। इस आंदोलन में भी कहीं नहीं दिखे कि हम लीडरशिप लेंगे। जिन्होंने राजतंत्र को हटाया, लोकतांत्रिक राजतंत्र था, जिस तरह से ब्रिटेन में है, जिस तरह से यूरोप के कई देशों में राजा मुखिया है, जापान में राजा मुखिया है और सारी सत्ता संसद के हाथ में है, राइट। प्रधानमंत्री के हाथ में। नेपाल में भी मोरलेस वही स्थिति थी, लेकिन वहां पर राजतंत्र है इस नाम पर कम्युनिस्टों ने वहां पर सत्ता से राजा को बाहर कर दिया, सारी व्यवस्था अपने हाथ में ली और आज भाग खड़े हुए, आज कहीं नहीं दिख रहे। तो ये पूरा दक्षिण एशिया। अब बांग्लादेश का नंबर आया। 15 वर्षों में बांग्लादेश ने बहुत अच्छी प्रगति की थी। हर क्षेत्र, चाहे वो खेल कूद हो, अर्थव्यवस्था हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, समाज का उदारीकरण हो, लिबरल हुआ सोसाइटी, वहां की डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, फंडामेंटलिस्ट ताकतों को कहीं न कहीं से शेख हसीना ने कंट्रोल किया। लेकिन एक झटके में अमेरिका और चीन को नहीं पसंद आया और एक झटके में उन्होंने सारी 15 साल की व्यवस्था को हटा दिया। अच्छा, पैटर्न आप देखिए कि एकदम एक वही उड़न-छू वाली नीति, एक झटके में सब हो रहा है। शेख हसीना मतलब अगले दिन पता चलता है कि 2 घंटे के अंदर वो देश भी छोड़ चुकी है, ना सिर्फ पद। नेपाल में अगले दिन पता चलता है कि आंदोलन हो गया, प्रधानमंत्री सत्ता छोड़ दिए, देश छोड़ दिए। तो ये जो एकदम क्विक, इसी तरह से वेनेजुएला में इन्होंने किया। तो ये जो पैटर्न चल रहा है, ये बहुत खतरनाक पैटर्न है। और क्योंकि जब एक असंतोष हर देश में हो सकता है, जब एक आंदोलन होता है, चाहे लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक आंदोलन किसी देश में, तो उसी आंदोलन के दौरान एक वैकल्पिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम वहां जन्म लेता रहता है, जो उसे रिप्लेस करता है। लेकिन जैसे बांग्लादेश में क्या, बिना कोई वैकल्पिक, मतलब अभी के वहां के प्रधानमंत्री, आश्चर्य होना चाहिए कि उन्हें नोबेल प्राइज पीस का मिला है और सबसे ज्यादा अशांति, वहां हिंदू माइनॉरिटीज के अधिकारों का हनन, मतलब ऐसा व्यक्ति करवा रहा है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है आर्थिक समृद्धि में योगदान देने के लिए। ट्रंप नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं और उनका पैटर्न देखिए। तो 26वीं दुनिया इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढेगी कि क्या अब गन पॉइंट पर पीस पुरस्कारों की घोषणा होगी, और क्या दुनिया में जो संप्रभुता है राज्यों की, राष्ट्रों की, उस पर एक नया संकट निर्माण हुआ। और क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अब पूरी तरह से असफल हो जाएगा? पता नहीं अगले अक्टूबर में उसकी बैठक में क्या होगा। जिस तरह से इस बैठक में यूनाइटेड नेशंस की इस बार हुआ कि किसी नेता का माइक बंद कर दिया जा रहा है, किसी नेता का पॉज कर दिया जा रहा है स्पीच, किसी का स्पीच जबरदस्ती कट करवाया जा रहा है। तो इस तरह की ग्लोबल एनार्की की तरफ दुनिया बढ़ सकती है अगर इसको समय से नियंत्रित नहीं किया गया। तो ये मल्टीलैटरल एनार्की भी होगी। मल्टीलैटरलिज्म तो आएगा ही, लेकिन एक मल्टीपोलर एनार्की होगी। मल्टीलैटरलिज्म रहेगा दुनिया में, लेकिन दुनिया थोड़ी बहुत मल्टीपोलर ही रहेगी, वो अब बाइपोलर या यूनिपोलर नहीं होने वाली है। तो वो मल्टीपोलरिटी इस मल्टीलैटरलिज्म को एक्सेप्ट करती है इन प्रिंसिपल या नहीं। और भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व जिस तरह से कर रहा है, ग्लोबल साउथ जिसमें हम पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा अफ्रीका, एशिया के सारे देशों को शामिल मानते हैं, और वो सारे देश बड़े सम्मान से भारत के साथ में खड़े होने को तैयार हैं। भारत के नेतृत्व में चाहे पर्यावरण के मुद्दे हो, चाहे वो ऊर्जा के मुद्दे हो, और चाहे वो एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दे हो, एआई से जुड़े मुद्दे हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे हो, इन पर जो ग्लोबल साउथ है भारत पर विश्वास कर रहा है। चाइना पर नहीं विश्वास कर पाने की वजह है कि अब 10 साल 15 साल देख लिया है कि चाइना एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की तरफ जा रहा है। लोन देकर आज 63 से ज्यादा देश, 63 से ज्यादा देश दुनिया में से जो चाइना के इतने लोन में है, वो चाहे कि उसकी नीतियों के विरोध में नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। चाइना एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन कर रहा है। आप यूएन की जो मुख्य बॉडीज है, चाहे ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, पर्यावरण की काउंसिल हो, हर जगह पर अपने चाहे वो चाइनीज ओरिजिन के हैं, चाहे वो चाइना से गए हुए लोग, चाइनीज नागरिक हैं, उनको बड़े-बड़े पदों पर बिठा रहे हैं। और ये लोग वहां निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। तो चाइना जो है एक नए किस्म का इंपीरियलिस्ट बनेगा,
और उसका संकेत यूएस खुद दे रहा है, क्योंकि यूएस अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए बहुत मुश्किल होगा अमेरिका की क्रेडिबिलिटी फिर से हासिल करना। उनके लिए अब कोई विकास और अमेरिका का और कोई एजेंडा ही नहीं छोड़ेंगे ट्रंप। वो डोमेस्टिकली ही अमेरिका को इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी फिर से उनकी खड़ी करना एक चैलेंज हो जाएगा। तो और यहाँ क्रेडिबिलिटी भारत जैसे देशों की बढ़ेगी। तो सिर्फ इस साल मिलिट्री या अर्थव्यवस्था ही नहीं डिसाइड करेगी। जो सॉफ्ट पावर का दौर है आज, जहां आपकी विश्वसनीयता मैटर करेगी। देश चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा, गरीब होगा या अमीर, विश्वसनीयता मैटर करेगी और वो डिसाइड करेगी, और दुनिया इसी दिशा में बदलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने लास्ट के 5 मिनट जो बोले हैं, और शायद हार्ट टॉक भारत पर जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर अक्सर मैं बोलता रहता हूं। हमारा प्रिय विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और वैश्विक राजनीति में एक जो ऑर्डर बनता है, और प्रोफेसर साहब के लास्ट के ये 5 मिनट जो इन्होंने बोले हैं, वास्तव में 2026 की यही झलक जो मैं देख पा रहा हूं। और कम से कम जो बातें इन्होंने कही है, अगर इस पर आप कमेंट देंगे और ये बात उन लोगों तक पहुंची जो हमारे नीति निर्धारक हैं, तो निश्चित रूप से वैश्विक व्यवस्था में भारत अपनी एक स्थिति जरूर मजबूत बनाएगा। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, विश्वसनीयता, जहां विश्वास का संकट है, वो देश चाहे मिलिटरीली बहुत मजबूत ही क्यों ना हो, शायद वो अपनी विश्वसनीयता भी खोएगा और अपनी गरिमा भी खो सकता है। और 2026 की अगर ये झलक दिख रही है, तो ग्लोबल साउथ और थर्ड नेशंस, जो तीसरी कैटेगरी के जो देश हैं, अगर भारत उनका नेतृत्व करेगा, तो नॉन अलाइन मूवमेंट के समय की जो एक स्थिति है, भारत वास्तव में कई देशों का अगुवा हो सकता है। आपने हार्ट टॉक भारत के साथ बातचीत की प्रोफेसर साहब। हम और समय निकालेंगे क्योंकि अभी कई मुद्दों पर बात करना हो, और आपके इस बिजी शेड्यूल में जब भी आपको समय मिलेगा, हम आपसे कुछ और मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सवाल कोई अगर हो तो प्रोफेसर साहब से ज़रूर पूछिएगा, मैं अगले वीडियो में उन सवालों का इनसे जवाब लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।